सबसे पहले मैं शहजाद पूनावाला का जिक्र करती हूँ, क्योंकि शहजाद जी देखिए, विपक्ष अभी भी निशाना साध रहा है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट की तस्वीर कि कितना रोजगार दिया गया, नहीं दिया गया, आरबीआई के डेटा को सामने रखा। लेकिन मैं जरा सवाल की शुरुआत आज खड़गे जी के एक ट्वीट जो उन्होंने किया, उसमें उन्होंने 3 सवाल पूछे हैं, उसके जवाब के साथ मैं करना चाह रही हूं। उन्होंने कहा कि एनआरए ने पिछले 4 वर्षों में एक भी परीक्षा क्यों नहीं कराई, क्यों एनआरए को करीब 1500 करोड़ खर्च फंड मुहैया कराया गया था, लेकिन 4 सालों में 58 करोड़ खर्च क्यों हुए, और एनआरए सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए संस्था बनी थी, क्या जानबूझकर एनआरए निष्क्रिय रखा गया ताकि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस युवाओं से उनके आरक्षण का हक छीना जा सके? धन्यवाद अर्पिता जी। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी सारी बातों को सुनने का धैर्य रखेंगी। सबसे पहले जो आज हमने यूनाइटेड स्टेट्स में एक पूर्व राष्ट्रपति के ऊपर राजनीतिक हिंसा का घटनाक्रम देखा है, मैं उसकी घोर निंदा करना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि किसी भी लोकतंत्र में, चाहे बंगाल हो चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो, किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक हिंसा का शिकार नहीं बनाना चाहिए। और खास करके कि संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, अगर ये चुनकर आया तो देखिए सारी तानाशाही आ जाएगी, इस प्रकार का भ्रामक प्रचार कितना उसके दूरगामी परिणाम होते हैं, ये देश के लोगों को भी याद रखना चाहिए। अब मैं आता हूं अपनी बातों पर। जो ये सवाल उठा रहे हैं, आज मैं उनको केवल आंकड़ों के साथ ही जवाब देना चाहता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आंकड़ों के साथ जवाब देने का अवसर देंगे। मैं आता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स पर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वादा किया था कि 10 लाख नौकरियों को हम लोग जो है, रिक्त पदों को हम लोग भरेंगे। मैं आपको बता दूं, फरवरी 2024 आते आते 8 लाख अपॉइंटमेंट लेटर्स दे दिए गए हैं। आज जब नौकरी और रोजगार की बात हो रही है तो आरबीआई की रिपोर्ट एक रिपोर्ट है, 8 करोड़ नौकरियां और रोजगार पैदा हुए 4 साल में, एक रिपोर्ट है। एसबीआई की रिपोर्ट है 2024 से 23 तक 12.5 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा हुए, और यूपीए के जमाने में वो केवल 2.9 करोड़ थे। मतलब कि हमने हर वर्ष प्रतिवर्ष 1 या 1.5 करोड़ नौकरियां पैदा की, जबकि यूपीए में 30 लाख था। इसके ऊपर वो जवाब दे कि उन्होंने कितना किया था। एलएफपीआर जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है, ये 45 से कम था 2014 में, आज 56 है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ये 38 था, आज 56 है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिजनेस टुडे की रिपोर्ट है, जो 6% था वो आज 3.1% है। ईपीएफओ का डेटा जिसमें तो हम लोग पैसा भर के सब्सक्राइब करते हैं, वो सब्सक्राइबर्स थे 16 करोड़ जब 2014 में यूपीए की सरकार थी, आज 28 करोड़ है। मतलब 12 करोड़ उसमें नए एडिशन हुए हैं। उसमें से मान लीजिए कि फर्स्ट टाइम जो आते हैं जॉब में, वो 60% भी अगर मान लिया जाए तो 7.2 करोड़ एडिशन उसमें हुए हैं। मुद्रा लोन 45 करोड़ के आसपास दी गई है, उसमें से मान लीजिए 1 जॉब फॉर एवरी 4 लोन भी दिया जाए तो 10 करोड़ वहां पर जनरेट हुआ है। मैंने आंकड़ों के साथ कुछ सवाल अपने कुछ प्रमाण रखे हैं, परंतु मैं पूछना चाहता हूं खड़गे जी से। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में सरकार में आए तब कहा था 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे, कितनी दी? 2.5 लाख नौकरियां सरकारी कर्नाटका में देंगे, कितनी दी? और तेलंगाना में आप और मैं जब बात कर रहे हैं तो हैदराबाद में प्रोटेस्ट चल रहा है जॉब एस्पिरेंट्स का। इन सारी बातों का मैं प्रमाण पेश कर सकता हूं, पर उम्मीद है सलमान सोच ताने कसने से बदले इन आंकड़ों का स्पेसिफिक जवाब देंगे। ठीक है, मैं इस पर जवाब सलमान जी आपका लेना चाह रही हूं, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है, रोजगार, महंगाई, और ये चुनाव में दिखा कि इसकी वजह से भी एक डैमेज हो सकता है कि बीजेपी को रहा, और ये बड़ा मुद्दा आगे भी अब चुनावों में दिख रहा है। और इसीलिए स्पष्टीकरण की मुद्रा में इस वक्त बीजेपी भी है, खुद प्रधानमंत्री भी बता रहे हैं कि किस तरह वो रोजगार जनरेट कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। तो ऐसे में ये बड़ा मुद्दा, इस पर ये सवाल उठाते हुए कि आपने सवाल को ट्रांसफर कर दिया है एनआरए में, लेकिन यहाँ ये तो वो बता रहे हैं ना कि देखिए रोजगार तो हम रख रहे हैं, जब दुनिया में रोजगार खतरे में है, लेकिन भारत आगे बढ़ रहा है। देखिए अर्पिता जी, मेरे भाई शहजाद ने बहुत क्यूट तरीके से तमाम स्टेटिस्टिक्स आपके सामने रखे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ स्टेटिस्टिक्स का असली मीनिंग क्या है। इन्होंने तो करोड़ों जॉब्स की बात की, तो मैं आपको बताऊं, मोदी जी ने करोड़ों जॉब्स की बात की, तो हिंदुस्तान के लोगों को पता होना चाहिए कि असली जॉब्स की सिचुएशन क्या है। ये जो करोड़ों की जॉब्स की बात करते हैं, उनमें से 6 करोड़ ऐसे जॉब्स हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में कोविड के बाद क्रिएट हुए। वो क्या जॉब्स हैं, आप बड़े हैरान होंगे कि जहां पे अगर कोई ऐसी औरत है जिसके घर में हालात खराब है और उनके पति हैं वो खेत में काम कर रहे हैं लेकिन किसी और को हायर नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी बीवी जो है वो खेत में जाती हैं उनका हाथ बटाने के लिए। वो कहती हैं चलो कोई बात नहीं, अब हमें बच्चे पालने हैं, मैं आपकी मदद करूंगी और घर को भी संभालूंगी। तो मोदी जी का कहना है कि इनका भी जॉब क्रिएट हो गया, हालांकि इनको कोई सैलरी वैलरी नहीं मिलती। ये जो 6 करोड़ की बात हो, 6 करोड़ एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एडिशंस हुए हैं, ये जॉब, अगर आपको लगता है ये जॉब क्रिएशन है, तो इसीलिए मोदी जी और बीजेपी इतनी बुरी तरह से इस वक्त इलेक्शन के बाद इलेक्शन हार रही है, क्योंकि ये लोग अभी भी इस खुशफहमी में हैं
कि हम तो बहुत तूफान का काम कर रहे हैं, लेकिन असली काम ये अगर कर रहे होते तो लोग इनके साथ रहते। तो कोई G20 जो मुल्क है, जो सबसे बड़े मुल्क हैं दुनिया में G20, आर्यन शहजादा, उनमें सिर्फ दो ऐसे मुल्क हैं जिनका एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर फोर्स बढ़ गई। नॉर्मली जब डेवलपमेंट होती है, तरक्की होती है, लेबर फोर्स एग्रीकल्चर में घटती है। दो मुल्क हैं, एक साउथ अफ्रीका है और एक हिंदुस्तान है। अब अगर आपको साउथ अफ्रीका जैसी इकोनॉमी बनानी है तो बहुत अच्छी बात है, आप चलिए उसी रास्ते पे। लेकिन अगर आपको मैं एक चार्ट दिखा दूं, ये आप ये लाइन देखेंगे, सबसे ऊपर हिंदुस्तान की लाइन है, लेबर फोर्स इन एग्रीकल्चर। ये घटते घटते नीचे आ रहा था और ये फिर कोविड में ऊपर पहुंच गया। इस वक्त 43% आपकी लेबर ये एम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है। कोई ऐसा मुल्क नहीं है दुनिया में जो तरक्की कर रहा हो वो कहे कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर फोर्स बढ़नी चाहिए। हिंदुस्तान में भी एक हिसाब से लेबर फोर्स घटनी चाहिए, लेकिन लोगों के पास कोई और काम करने के लिए नहीं है। इसीलिए वो एग्रीकल्चर में जब आप अनपेड फैमिली, उसको कहते हैं अनपेड आर्यन लेबर, शहजादा, आर्यन जवाब लूंगी आपसे। तो ये तो बस अगर ये इसी में खुशी में है तो रहे इसमें खुश। लेकिन इस बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि नौजवान लोग हैं, उनका बुरा हाल है, वो होपलेसनेस में जा रहे हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इससे ये मोदी जी को हमारे साथ मिलके हमें कोई इसका रास्ता ढूंढना चाहिए। ये नहीं कि हमने करोड़ों नौकरी जॉब क्रिएशन की, वो है ही नहीं तो क्या दिखा रहे हैं। ठीक है शहजाद। अर्पिता जी, मैं आपके शो को बड़ा सीरियसली और गंभीरता से लेता हूँ। उल्टा मैं तो पार्टी से कहता भी हूँ कि अर्पिता जी जब हो तो मुझे जरूर आपका समय दे। परंतु आज इस प्रकार से क्यूट तरीके से, देखिए मैं एक राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में यहाँ पे बैठा हूँ। अगर क्यूट और इस प्रकार के एडजेक्टिव यूज करनी है, फिर मैं भी कुछ एडजेक्टिव यूज करूंगा, सलमान भाई से हजम नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है मैंने डेटा की बात की, तो डेटा पे रहते हैं और मैं बात करता हूँ। ईपीएफओ का डेटा एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है अर्पिता जी। आप चाहे इकोनॉमिक्स में ऑनर्स ना भी की हो, तब भी आपको पता है ईपीएफओ का और एग्रीकल्चर का दूर दूर तक लेना देना नहीं। पर अर्पिता जी, आपके दर्शक बड़े दर्शक आपके समझदार है, इनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ। हमारे देश में 2014 से पहले 400 स्टार्टअप थे, आज 1 लाख से अधिक स्टार्टअप है। इस स्टार्टअप के बढ़ने से 12 लाख डायरेक्ट जॉब क्रिएट हुए हैं। मोबाइल फोन की 2 फैक्ट्री थी, आज 200 फैक्ट्री है। इसमें जॉब्स बढ़ेंगे घटेंगे, और ये एग्रीकल्चर के जॉब्स है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग देश में 1,80,000 करोड़ की होती थी, आज 8,22,000 करोड़ की होती है। ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में एग्रीकल्चर की जॉब्स जुड़ेंगी कि किसकी जॉब्स जुड़ेंगी? ऐसे हाईवेज 95,000 किलोमीटर थे, आज 1.5 लाख से ज्यादा किलोमीटर है, 37 किलोमीटर प्रतिदिन बन रहा है। 5 मेट्रो स्टेशन की आज 20 मेट्रो स्टेशन, ये एग्रीकल्चर के जॉब्स है। पर मैं सलमान भाई को बड़ा सम्मानित मानता हूं, इसलिए मैं सलमान भाई आपको एक ही वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये प्रियंका जी का वीडियो हिमाचल के चुनाव में। 1 लाख जो सरकारी नौकरियां पद है वो भरे जाएंगे और वो नौकरियां मिलेगी आपको। आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब का जो प्रॉमिस था आपकी सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट जॉब का ये प्रॉमिस था, दोबारा था कि 1 लाख रोजगार। मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ, हिमाचल में 1 लाख सरकारी जॉब, 2.5 लाख सरकारी जॉब कर्नाटका में, तेलंगाना में 2 लाख सरकारी जॉब, इनका मुझे आंकड़ा दीजिए। बंगाल में पिछले दिनों अर्पिता जी आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि 30 लाख जॉब्स वर लॉस्ट इन लास्ट 7 इयर्स। ये रिपोर्ट छपी है। केरला में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है युवाओं को लेकर। मैं इसके लिए जवाब चाहता हूँ। ठीक है, मैं इस पर जवाब लूंगी। सलमान, आप इस पर जवाब दीजिएगा जरूर, लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ पर शहजाद आपसे, वो ये कि आखिरकार जब आप इतनी सारी उपलब्धियां गिनाते हैं तो ऐसे में जो काम नहीं हो पाया उसको लेकर भी मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। एक देश एक परीक्षा का क्या हुआ? 58 करोड़ खर्च हुए हैं सर, वो कहां गए 58 करोड़ रुपए? क्या हो रहा है उसमें? क्योंकि 10 फरवरी 2021 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह वादा करते हैं कि पहला कॉमन टेस्ट 2021 में करवाया जाएगा। चलिए मान लिया, भरोसा कर लिया जनता ने। 22 मई 2022 को फिर कहा कि इस साल कर देंगे, फिर भरोसा कर लिया। अब तो इंतजार करते करते सर लंबा समय हो गया, ये क्यों नहीं हो पा रहा है? इसी को लेकर विपक्ष सवाल कर रहा है। सर खड़गे जी का सीधा जो ट्वीट था वो इसी को लेकर है। बिल्कुल, मैं इसका स्पेसिफिक जवाब दूंगा और उम्मीद है कि मेरे जवाब देने के बाद हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक, बिल्कुल मैं सवाल उनसे पूछूंगी। ठीक है, स्पेसिफिक जवाब आएगा। इधर उधर ठीक है, कोई गोलमोल नहीं, सीधा जवाब। हाँ, पहले कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उनके अधिकृत प्रवक्ता बैठे हैं, वो एक देश एक परीक्षा के पक्ष में है, हाया ना बोली। क्योंकि नीट की व्यवस्था जो पहले सीबीएसई में थी उसको एनटीए में दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और कहा गया और बाकी जो मेडिकल कॉलेजेस की एजुकेशन के एग्जाम्स है उसको खत्म करते हुए एक सेंट्रलाइज एग्जाम रखी गई
कि भाई बच्चों को, अगर कर्नाटका के बच्चे को महाराष्ट्र में एडमिशन लेना है या कोई महाराष्ट्र के बच्चे को असम में एडमिशन लेना है तो उसको वहां जाने की जरूरत नहीं, एक कॉमन एग्जाम देकर वो करे। परंतु इसका विरोध डीएमके ने किया ये कहते हुए कि हम अपना एग्जाम करवाना चाहते हैं क्योंकि वो मेडिकल कॉलेज की लॉबी है, उनको पैसे कमाने। पहले सलमान सोच बताए कि वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में है या नहीं, वन नेशन वन एग्जामिनेशन के पक्ष में है या नहीं। अरे आप ये बताइए ना, वो नहीं होंगे तो क्या नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं, मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात क्योंकि ये आपकी गवर्नमेंट कर रही है सर, आपकी गवर्नमेंट है जो 1500 करोड़ रुपए इसमें आवंटित करती। कितना खर्च होगा? 58 करोड़ रुपए सर खर्च भी हो गए। मुझे ये समझा दीजिए वो पैसे कहां खर्च हो गए सर, जब ये स्कीम ये अभी तक हो ही नहीं पाया। प्रॉमिसेस तो ये आप ही के थे ना सर। मैं उनसे, अगर वो नहीं चाहेंगे, अभी वो कह देंगे मैं नहीं हूं पक्ष में, तो सरकार ड्रॉप कर देगी ये आइडिया। अर्पिता जी, हमारे देश में जैसे यही कहते फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम को मानते हैं ना ये लोग, तो इससे पहले कहिए, क्योंकि कई स्टेट्स में इनकी सरकारें हैं, वहां के एग्जामिनेशन कराने के लिए तैयार है कि नहीं? और जो पैसे तो सर ये चुनौती जो है शहजाद जी, क्योंकि देखिए आप भी समझते हैं ना, ये जो अगर आप स्कीम लेकर आए है ना सर, सुन तो लीजिए, जो पूरा स्कीम लेकर आए तो इसमें राज्य, तो उसमें पहले भी आपके सामने चुनौती थी, लेकिन जब जितेंद्र प्रसाद ये कहते हैं कि 21 में टेस्ट करवा लेंगे, फिर वो कह रहे हैं 22 में किसी साल हो जाएगा, तब उन्होंने किस बुनियाद पर इस पर हामी कर दी थी? और 58 करोड़ जिसका मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ, कहां खर्च हो रहे हैं? फिर ऐसा है मैडम कि 58 करोड़ कहाँ खर्च हुए हैं। अगर आप मुझे थोड़ा सा पहले आपका बिल्कुल समय लीजिए, गेस्ट टीम बता देता कि परीक्षाओं को लेकर उन्होंने मुझे ब्रीफ नहीं किया। जैसे मैं एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन का डेटा लेकर बैठा हूँ, शहजाद पूनावाला की क्रेडिबिलिटी आज की तारीख में कि वो हर चीज पर डेटा लेकर बैठता है, तो मैं मंगवाने की कोशिश करता हूँ उन्हें, परंतु मैं, अगर मुझे पहला गेस्ट कोऑर्डिनेटर बताता। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 58 करोड़ का तो डेटा जो है आरटीआई से भी पता चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि किसी के घर में खर्च हुए, परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि प्रिंसिपली क्या वन नेशन वन एग्जामिनेशन के लिए सलमान सोच तैयार है? और दूसरा, तेलंगाना, कर्नाटका, बंगाल, केरला, इधर की एजुकेशन, इधर की जो एम्प्लॉयमेंट की उन्होंने प्रॉमिस की थी, हिमाचल में 1 लाख सरकारी नौकरी, मतलब इसका जवाब नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप तब तक आंकड़े निकलवा लीजिए। ठीक है शहजाद, आप निकलवा लीजिए, तब तक आप पता कर लीजिए। सलमान से मैं अब सवाल पूछना चाह रही हूँ। सलमान जी देखिए, वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जहां राज्य में आपकी सरकार है, क्योंकि रोजगार एक ऐसा मुद्दा है कि हर सरकार छाती ठोक कर ये कहती है कि हम नौकरी दे रहे हैं, हम रोजगार दे रहे हैं, महंगाई कम हो रही है। जहां स्टेट में आपकी सरकार होती है वहां का हाल वो पूछ रहे हैं। आप अगर इतना ही केंद्र पर सवाल उठा रहे हैं तो पहले अपने राज्य जो आपके अंडर है वहां कितनी नौकरियां दे दी, आपके वादे और दावे हकीकत में क्या है? वो सीधे तौर पर ये सवाल पूछ रहे हैं, इसका सीधा जवाब चाहूंगी मैं। देखिए अर्पिता जी, एक दो बातें हैं, क्योंकि बाकी गेस्ट भी हैं, उनके पास भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा शहजाद की बातों में जवाब दे दूं। पहली बात है, शहजाद को बुरा लगा तो मैं ये बात बिल्कुल वापस लेता हूँ, वो बिल्कुल क्यूट नहीं, ठीक है, छोड़ दीजिए उनको। तो दूसरी बात ये है कि जो इन्होंने ईपीएफओ की बात की, प्रोविडेंट फंड्स की बात की, ये सरकार में जो सरकार से आप देखिए ये अच्छी बात नहीं है, किसी को इंटरप्ट करना अच्छी बात नहीं है। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, इसका जवाब मिलना चाहिए। ठीक है शहजाद, ठीक है। मैं जरा ईपीएफओ की बात करूं, इंटरप्ट करने की क्या बात है, परेशानी की कोई बात नहीं। मुझे बीजेपी हार रही है बार-बार, इसलिए शायद टेंशन। ठीक है, नहीं सर, पर्सनल नहीं ना, आंकड़ों पर ही रह रहे। ठीक है सर। हाँ, प्रोविडेंट फंड की मैं बात करता हूँ, क्योंकि काफी जो सरकार से जुड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वो प्रोविडेंट फंड जब बढ़ता है तो वो कहते हैं और ये तो बस जॉब क्रिएशन होगी। बिल्कुल गलत बात। देखिए अर्पिता जी, अगर आपकी एक कंपनी होती, उसमें 19 लोग होते, जैसे आपकी कंपनी ने इंप्रूवमेंट आ गई तो 20वां आपने जोड़ दिया, तो उनको प्रोविडेंट फंड में रजिस्टर करना पड़ता है। अगर मोदी जी की बात सुने, वो कहेंगे 20 के 20 नए जॉब्स हैं। नहीं, सिर्फ एक नया जॉब है, 19 पुराने जॉब है। ठीक है सर। सर अगर मैं अभी आपको कह दूं कि आप क्यूट जवाब दे रहे हैं तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा, मुझे बताइए। आप भी बच रहे हैं ना सर। मैं आप अभी भी, ठीक है मैं समझ गई सर, मैं नहीं मैं समझ गई सर। आप अभी भी केंद्र पर निशाना साध रहे हैं, मैंने उसको लेकर सवाल भी पूछ लिया शहजाद से, वो काम मुझ पर छोड़ दीजिए ना सर। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, वो कह रहे हैं वहां जहां आपकी सरकार है वहां, क्योंकि उन्होंने एक बयान भी सुनवा दिया कि प्रियंका गांधी ने क्या वादा किया था और क्या हकीकत है वो समझा दीजिए, ताकि जनता भरोसा कर पाए ना कि कौन सा नेता सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन वादों को पूरा करता है, कौन नहीं करता है। जी सलमान जी देखिए, अगर हम अपने मुल्क को लें, ये फेडरल स्ट्रक्चर तो है, लेकिन इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है। जब आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट सिनेरियो मुल्क में बहुत खराब है, जब आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है ओवरऑल, तो स्टेट्स में कहां से पहुंचेंगे? स्टेट्स कहां से जॉब क्रिएट करेंगे जब आप ऊपर की आपने इकोनॉमी इतनी खराब करके रखी है? आपने डिमोनेटाइजेशन स्टेट से पूछ के किया? यानी राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती।
वो केंद्र पर ही निर्भर है। राज्य सरकार अपनी कोई स्कीम नहीं ला सकती, रोजगार नहीं ला सकती, ये क्लियर आपने समझा दिया है। मतलब केंद्र की योजनाएं होंगी, राज्य कर देगा, सीधी सी बात है। राज्य सरकार कर सकती है, लेकिन जो केंद्र की सरकार होती है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। अरे राज्य क्या कर सकती है मैं वो जान रही हूँ सर। जहां जहां आपकी गवर्नमेंट है वहां क्या हो रहा है मैं ये जानना चाह रही हूँ। आप अभी भी ठीकरा केंद्र पर फोड़ रहे हैं सर। तो प्लीज नमक घुमाइए, 2 मेहमान और है, मुझे जाना है उनके पास। स्टेट गवर्नमेंट की तो यही सिचुएशन है कि हिमाचल के लोगों ने वर्डिक्ट दे दिया कि उनको हमारी गवर्नमेंट पसंद है, इसीलिए बीजेपी को हरा दिया। इसमें क्या वर्डिक्ट तो उनको भी मिल गया, फिर आप क्यों घेर रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी पर? जनता उनको भी पसंद कर रही है ना सर। नहीं देखिए, केंद्र की बात कर रहे हैं ना, तो वो भी जीत गए सर। जीत हार से थोड़ी तय हो रहा है सर। नहीं, क्यों नहीं होगा? अभी तक तो हो रहा था। ठीक है, आप क्या कह रही हैं? ठीक है सलमान जी, तो चला रहे थे कि मोदी है तो मुमकिन है। सलमान जी मुझे आप ये बता दीजिए, आपकी राज्य सरकार क्या कर रही है, आप बता सकते हैं या मैं आगे बढ़ूं? क्योंकि सर गोल गोल घुमाने से कोई फायदा नहीं है सर। बढ़ू आगे, नहीं दे पाएंगे आप जवाब? मैं वही आपको कह रहा था, अगर आप देखिए इकोनॉमी का आप सबसे इंपॉर्टेंट जॉब क्रिएशन क्या होता है रेशियो, वो होता है इन्वेस्टमेंट रेशियो, चाहे आप किसी से भी पूछ लीजिए। अब आप खुद डेटा देख लीजिए कि मनमोहन सिंह जी के टाइम में इन्वेस्टमेट रेशियो क्या था और नरेंद्र मोदी जी के टाइम में क्या है। ठीक है, अब जब आप आंकड़ों पर आ गए हैं सर, तो मैं ये भी बता दूं सर, 2004 से 2014 तक एसबीआई का आंकड़ा है सर, यूपीए 3 करोड़ रोजगार देने में केवल सफल रहा, और 2014 से 2023 तक एनडीए करीब 12.5 करोड़। अब आंकड़ों पर आए तो ये देखिए फिर आंकड़े। उसका अर्पिता जी अब आप ये कह रहे हैं कि कोई पकौड़ा बेच रहा है उसको भी कह देंगे वो भी जॉब में गिन रहे हैं सर, फिर तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं सर। इसीलिए आप जैसे आपके जो चैनल्स हैं इन्होंने ही मोदी जी को खराब कर दिया। मैं बताता हूँ क्यों। अरे सर, वाजपेयी जी के टाइम में वाजपेयी जी के टाइम में 6 करोड़ जॉब्स क्रिएट हुए। बीजेपी ने बड़ा ढिंडोरा पीटा और बीजेपी हार गई 2004 का इलेक्शन। क्यों? क्योंकि वो डिस्ट्रेस एम्प्लॉयमेंट थी, डिस्ट्रेस, रूरल डिस्ट्रेस। वही इस बार भी हो रहा है, आप देख नहीं रहे हैं, इसीलिए मोदी जी बार बार हार रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रही है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपसे पूछा क्या, मेरा सवाल सुना क्या आपने? मैंने आपसे ये पूछा क्या कि मोदी सरकार अच्छा क्यों परफॉर्म नहीं कर पाई, क्यों हार रही है? क्या मेरा ये सवाल था जो आप जवाब दे रहे हैं? मैंने आपसे ये पूछा क्या कि वो क्यों हार रहे हैं? मेरा ये सवाल था क्या? आपका सवाल जो है वो आपने जो मनमोहन सिंह जी के टाइम की बात की, यू शुड अंडरस्टैंड, पहले डेटा को अच्छी तरह से देखिए। जो मनमोहन सिंह जी के टाइम में जो जॉब क्रिएशन है वो उस टाइम पे हुई जब एजुकेशन की एनरोलमेंट ज्यादा हो रही थी हिंदुस्तान में, यानी कि बच्चे ज्यादा स्कूल में रह रहे थे। उसके बाद फुल हमारा जब प्राइमरी एनरोलमेंट फुल हुआ, उसके बाद आप जॉब क्रिएशन देखिए, फिर चेक द डेटा, देन कम इन डिबेट। चेक द डेटा। आप ठीक है शहजाद, एक छोटा सा रिएक्शन फिर राजीव जी और घनश्याम जी आ रही हूं मैं, छोटा सा रिएक्शन इस पर। हाँ शहजाद, एम्प्लॉयमेंट काफी है, समझ गई सर, उस समय पढ़ाई कर रहे थे और अब जॉब चाहिए जब इनकी गवर्नमेंट है। ठीक।